नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीईओ परीक्षा के लिए हम लगातार पेड मॉड्यूल्स और पेड क्विजेस को भी वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। दोनों सीरीज आपको प्लेलिस्ट में जो है नीचे मिल जाएंगी और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सारे नोटिफिकेशन, जिससे आपको मिल जाया करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे पेड क्विज में करवाए जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, कुछ वैरायटीज लिखी हैं, ओल्ड चीक्स, कुर्ग कैंट्स और S288। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस फसल की ये वैरायटीज हैं, यानी कि किस में है। ठीक, तो जैसे कॉफ़ी की आप नॉर्मल जो वैरायटीज होती हैं, कुर्ग, अरेबिका, है ना, रोबस्ता, तो उसी तरीके से ये भी जो है कॉफ़ी की ही वैरायटीज हैं। ठीक, वॉलनट यानी कि अखरोट जो आप खाते हैं तो उसमें किसकी प्रचुरता होती है, यानी इनमें से कौन से जो हमारे मिनरल्स हैं बॉडी के लिए जो फायदेमंद होते हैं उनकी अबंडेंस होती है। तो यहाँ पे देखेंगे फैट, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस। ठीक है, ये चार के चारों ही हमें मिलते हैं वॉलनट से। तो इसमें 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन को चुनेंगे। निरंजन निम्नलिखित में से किस फल की एक किस्म है, यानी कि वैरायटी ये भी है। तो निरंजन एक जो है आम की वैरायटी होती है, यानी कि मैंगो की। ये बेसिकली एक जो है कह लीजिए बेमौसम जो है किस्म है आम की, जो कि एंड ऑफ जून और जुलाई के जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है, इसमें इसकी फसल जो है फल देती है। तो बी ऑप्शन इसमें जो है ये करेक्ट था। निम्नलिखित में से किस फल को गरीबों का सेब यानी एप्पल ऑफ द पुअर कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे सेब होता है अपने आप में एक प्रचुर स्रोत होता है हमें मिनरल्स और इन सब चीज़ों के लिए जो बॉडी को हेल्प करते हैं, तो उसी क्रम में यहाँ पे जो है अमरूद जो होता है ना, इसको बोलते हैं गरीबों का सेब। ठीक है, इसमें किसकी प्रचुरता होती है, तो यहाँ पे विटामिन सी जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी प्रचुरता होती है अमरूद में। निम्नलिखित में से अंगूर की कौन सी किस्म जो है शराब बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो पता होगा आपको कि जैसे कि वाइन स्पेशली जो होती हैं कुछ वो अंगूर की वैरायटीज़ को यूज़ करके बनाई जाती हैं। ठीक है, उनको ऐसे फर्मेंटेशन वगैरह करके। तो इसकी जो शराब बनाने वाली ये तीन की तीनों जो है वैसे अंगूर बनाने मतलब ये अंगूर की ही वैरायटी है। तो ब्यूटी सीडलेस जो होता है ये एक वैरायटी है जिससे कि वाइन बनाई जाती है। अंगूर की फसल में हेन एंड चिकन नामक एक रोग होता है जो निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो बोरॉन की अगर कमी हो जाती है अंगूर के पेड़ में तो वहां पे हेन एंड चिकन जो है ये रोग होता है। सब्जियों के वर्गीकरण में उपयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा फल की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो यानी कि देखिए जो हमारे वेजिटेबल्स हैं तो उसमें जैसे कि फ्रूट किसको नहीं मानते हैं इसमें, तो इसमें टोमेटो, बैगन यानी ब्रिंजल और पंपकिन, कद्दू। ठीक है, ये सब सब्जियों के फल वाले कह लीजिए, या मतलब एडिबल पार्ट तो है ही है, तो फल वाली कैटेगरी में आते हैं। परंतु जो बीट रूट है यानी कि चुकंदर, ये क्या होता है, जड़ होता है। स्पेशली जैसे जो टैप रूट यानी कि मूसला जड़ जिसको कहते हैं वो होता है। ठीक है, तो ये फल नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से हम सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। घुंघरू, घाटम और करताल निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाद्य यंत्र के उदाहरण है। ठीक है, तो जैसे कि जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं तो जैसे यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरी तो लिखी हुई है। ठीक, तो अगर हम उसकी बात करें घुंघरू, घाटम, करताल या मंजीरा जो ये सब होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं घन वाद्य। ठीक, घन वाद्य में क्या होता है, बेसिकली जो ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए इनको आपस में आघात किया जाता है, तो जिससे कि वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, कंपन है ना, तो उससे जो ध्वनि है उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये घन वाद्य के जो है उदाहरण है हमारे। अगला है बांस से निर्मित एक प्रकार का वाद्य यंत्र जिसका नाम है गोगोना। ठीक है, तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक, तो जैसे गोगोना हो गया आपका, ये फ्लूट यानी बांसुरी हो गया, है ना, बीन हो गया जो सपेरे वगैरह बजाते हैं, तो ये सब एरोफोन होते हैं यानी कि फूंक के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। संगीत से जुड़ा हुआ एक मुस्लिम जनजातीय समुदाय है जिसका नाम है लांघा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है ये, तो राजस्थान के जो ये
पाकिस्तान बॉर्डरिंग एरियाज के जो ये रेगिस्तान है हमारे, उसमें इनका जो है हैबिटाट है लांघा का, तो राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और इस पे पिछली मतलब पहले यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से ये काफ़ी जो है चर्चा में भी रहता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। हिंदुस्तानी राग जिसका नाम है मेघ, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस मनोभाव यानी कि जिसको रस कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जितने भी रागों के बारे में आप पढ़ते हैं तो किसी न किसी रस से वो जुड़े होते हैं, या उनका कह लीजिए वैसा उनकी प्रकृति कैसी है, मनोभाव जो उनका है वो कैसा है, ठीक। तो जो मेघ होता है इसका संबंध होता है साहस यानी करेज से, ठीक। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है जो ये हमारा मॉनसून का सीजन कह लीजिए यानी कि वर्षा ऋतु है, तो उसमें देर रात के समय में इसको गाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली खनिज नीति यानी कि मिनरल पॉलिसी जो है निम्न में से किस वर्ष में घोषित की गई थी, अनाउंस की गई थी, ठीक है। तो यूपी की जो फर्स्ट मिनरल पॉलिसी है ये 1998 में अनाउंस की गई थी, जिसमें कि जो ये मिनरल इंडस्ट्री है ना, या कह लीजिए मिनरल का डेवलपमेंट है, उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया था इसमें, ठीक है। तो यहाँ से बी ऑप्शन चुनेंगे। और भी रिसेंटली वर्ष 2017 में मिनरल से संबंधित जो मिनरल पॉलिसी है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए थे यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सोनभद्र जिले में पाया जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो इधर देखते हैं ना आप एरिया सोनभद्र वाला मिर्जापुर के नीचे, तो इसकी बाउंड्री लगती है इधर से मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से इधर लगती है, इधर झारखंड से लगती है, ठीक है। और ये एक काफ़ी, जैसे कि आप फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ते होंगे जो आती है, तो फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं यूपी में वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, और खनिज के मामले में भी काफ़ी जो है इसमें मिनरल रिच कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। तो उसी क्रम में यहाँ पे पाइराइट्स, बेराइट्स और सिलिमेनाइट है ना, ये 3 दिए हुए हैं, तीनों ही पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय बौद्ध संग्रहालय किस जिले में स्थित है, ठीक है। बुद्धिस्ट म्यूजियम जो है, स्टेट बुद्धिस्ट म्यूजियम, ये है गोरखपुर में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थित है यूपी में, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ अमेठी में। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निम्न में से किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से संबंधित ये यूनिवर्सिटी जो है ये है यहाँ कानपुर में। स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना है, ठीक। सबसे अर्लीस्ट एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें से हो जाएगा ये लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आज़ादी से पहले ही स्टैब्लिश हो गया था, एक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी 1920 जो इसका आया था, है ना, उसके द्वारा ही, ठीक है। ये सब जो है इसके बाद के इंस्टीट्यूशन हैं, तो ऑप्शन ए को चुनेंगे हम। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो यूपी के किस जिले में ये स्थित है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी कई सारी जो है यूपी में एग्जिस्ट करती हैं, तो इसमें ये सुभारती जो है ये मेरठ में है, पश्चिमी यूपी में, ऑप्शन डी। जीवन चक्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी जो है द्विवार्षिक होती है यानी बाइनियल होती है। तो जैसे देखिए एक वर्षीय फसल के बारे में आपको पता होगा, जैसे धान, गेहूं, चना, है ना, तो क्या है एक क्रॉपिंग सीजन में इनका जो है प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक, तो इसलिए इनको एक वर्षीय कहते हैं। द्विवर्षीय में क्या है कि जो है लगभग 2 क्रॉपिंग सीजन, जैसे कि रबी और खरीफ, है ना, दोनों का समय पीरियड इसको चाहिए, तो उसमें बाइनियल क्रॉप्स आती हैं, जैसे कि चुकंदर हो गया, प्याज हो गया, है ना, तो यहाँ पे हमको प्याज मिल रहा है, तो इसको जो है चूज करेंगे ऑप्शन ए। विटामिन B2 यानी इसको जो है केमिकल नेम के रूप में राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से किन फलों में पाया जाता है, ठीक है। तो पपीता, बादाम, लीची और बेल, है ना, जो ऐसे गर्मियों में शरबत वगैरह पीते हैं आप, ठीक है। तो इन सभी में ही जो है विटामिन B2 आपको मिलेगा। 1, 2, 3, 4 को चुनेंगे। एक चीज़ ये बताएं कि विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग है जो डिजीज होती है, कमेंट करके बताइएगा। तो निम्न में से किस देश ने नूरी नामक घरेलू रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला सफल प्रक्षेपण जो है वो किया है, ठीक। तो ये यहाँ पे साउथ कोरिया जो है ना, इन्होंने अपना सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। इनका जो डोमेस्टिक रॉकेट है, जैसे इंडिया में GSLV, PSLV होते हैं ना, तो उसी तरीके से इनका है नूरी, तो ध्यान रखेंगे। चेन्नई स्थित एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस, ठीक है।
तो इन्होंने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय ड्रोन फैक्ट्री जो है स्थापित करने के लिए निम्न में से जो है किस देश की ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी के साथ भागीदारी की है, ठीक है। तो इंडिया का स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस और ड्रोन सॉल्यूशंस जो है ये है मलेशिया की कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ड्रोन फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करेंगे ये। तो इसके लिए इन दोनों के बीच में जो है जो MOU वगैरह हुआ, तो ऑप्शन हम सी को यहाँ से चुनेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार यानी कि UN पब्लिक सर्विस अवार्ड जो है 2022 का मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे उड़ीसा में जैसे एक बस सर्विस है मो बस, ठीक, इनको यहाँ पे इनकी पब्लिक सर्विस के लिए एफिशिएंसी के लिए जो है पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया है UN का। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है डी ऑप्शन। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का जो है कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 26 जून को। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये जारी करते हैं। अगला देखिए, गृह सूत्र के अनुसार बलात्कार या विश्वासघात द्वारा किए गए विवाह को क्या कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंशिएंट हिस्ट्री में आप जो पढ़ते हैं तो यहाँ पे गृह सूत्र के अनुसार ऐसे विवाह को बोला जाता था ये पैशाच विवाह, ठीक। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करें, ठीक है। तो वैदिक काल में यहाँ पे जो है जैसे वर्तमान में जिन चीजों को आप जिन नामों से जानते हैं तो उस टाइम पे किसी और नाम से उनको पुकारा जाता था, ठीक। तो जैसे अब राजा है तो इसको गोप्ता कहते थे, खिल्प मतलब चारागाह, ठीक है, और लांगल मतलब हल, ठीक। और उसी प्रकार जैसे अब स्पर्श के लिए लिखा हुआ है जुते हुए खेत, तो ये गलत है। स्पर्श का अर्थ होता था गुप्तचर, ठीक, गुप्तचर। और जुते हुए खेत के लिए जो शब्द यूज होता था वो होता था उर्वरा, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल की कुंभा नदी का आधुनिक नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की जैसे नदियां हैं उनके आधुनिक नाम आपको अब पता होंगे। जैसे चेनाब था तो आधुनिक नाम जो है उसको अस्कनी कहते थे, है ना। तो उसी प्रकार से कुंभा जो है इसका आधुनिक नाम है ये काबुल, ठीक। यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट होगा। वैदिक इतिहास पढ़ते हैं आप तो उसी क्रम में प्राचीन भारतीय समाज में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो 16 संस्कार में कौन सा प्रथम था, ठीक है। तो प्रथम इसमें जो संस्कार था ये होता था गर्भाधान, यानी कि सी ऑप्शन। ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ठीक है। तो सबसे हमारा जो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, इसमें गविष्ट शब्द का प्रयोग जो है युद्ध यानी कि वॉर के लिए किया गया। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है। तो जो सरस्वती नदी है उसको 3 अन्य नामों से जो कि मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा, है ना, इन नामों से जानते थे। पवित्रोतमा जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर वैदिक सभ्यता के संदर्भ में राजसूय यज्ञ जो होता था, ठीक है, तो इसमें राजा का अभिषेक कितने प्रकार के जल से किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के 17 प्रकार के जो जल हैं उसका उपयोग करते थे राजा का राजसूय यज्ञ जो होता था उसके दौरान। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गौतम बुद्ध से संबंधित है या है, ठीक है। तो देखिए गौतम बुद्ध जी जो थे तो इनको ये तीनों नामों से जानते थे, देशबल, शाक्य मुनि, तथागत, है ना। तो हम तीनों यानी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन चुनेंगे। गौतम बुद्ध के कई सारे अनुयायी थे, ठीक है। तो उसी क्रम में डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कर संघ में शामिल किस स्थल पर इन्होंने किया था? तो अंगुलीमाल जो था बेसिकली ये यहाँ जो है प्रसेनजित का पुरोहित एक था, गर्ग, है, तो उसका पुत्र था। तो इसका अपने प्रोफेशन से ये डाकू था, तो यहाँ पे इसका परिवर्तन करके इसको अपने जो है संघ में शामिल किया गौतम बुद्ध जी ने श्रावस्ती में, ठीक। तो बी ऑप्शन को हम चुनेंगे।
बौद्ध धर्म की अनुयायी खेमा निम्न में से किसकी पत्नी थी? ठीक है, तो जिस प्रकार पुरुष बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो कई सारी जो है प्रमुख स्त्रियां भी थीं। तो उसमें जैसे प्रजापति गौतमी, नंदा, यशोधरा, है ना, विशाखा, मल्लिका, खेमा। तो खेमा के बारे में जो है पूछा जा रहा है, तो ये जो है बिंबिसार की पत्नी थी। ठीक है, और इसका ये उल्लेख कि खेमा जो है बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, ये हमको उल्लेख मिलता है संयुक्त निकाय में। ठीक, तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों के संदर्भ में सांड का संबंध जो है किससे है? ठीक है, तो ये सांड जो पशु होता है, इसका संबंध बुद्ध के यौवन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, यानी कि यूथ को। ठीक, अब जैसे समृद्धि है तो समृद्धि को प्रस्तुत करता है शेर। ठीक, गृह त्याग की जो घटना है, घर जब इन्होंने छोड़ा था, तो इसका जैसे कि रिप्रेजेंटेशन घोड़े के द्वारा किया जाता है। ठीक, और जैसे निर्वाण यानी कि जो मृत्यु की घटना है, ठीक है, तो इसको पदचिन्ह यानी कि पैरों के निशान के द्वारा जो है प्रदर्शित किया था। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है इनके जो जीवन के घटनाक्रम रहे उसको अलग अलग प्रतीकों से जो है दर्शाया जाता है। तो उसी क्रम में इन सबको भी ध्यान रखना है आपको। बौद्ध संघ का चीवर नामक अधिकारी जो था निम्न में से किस कार्य से संबंधित था? ठीक, तो बुद्धिस्ट यूनियन में कई सारे अधिकारी थे, उनको जो है अलग अलग कार्य जो थे असाइन किए थे। तो यहाँ पे चीवर जो था ये गारमेंट स्टोर यानी कि परिधान और वस्त्रागार का जो है मैनेजमेंट करने वाला अधिकारी होता था। सी ऑप्शन को चुनेंगे। जैसे निर्माण और ये वास्तुकला से संबंधित ये नवकंभिक करके अधिकारी होता था। खाद्य और जो पेय से संबंधित अधिकारी था ये भंडागारिक करके इसको बोलते थे। फिर जैसे मनोरंजन के लिए कोई व्यक्ति होता था, ठीक है, तो उसका आप कमेंट करके बताइए वो कौन होता था। निम्नलिखित में से कौन से अष्टांगिक मार्ग के भाग हैं? ठीक है, तो बुद्धिज्म में आप जो है 8 फोल्ड पाथ के बारे में यानी अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे लिखा है सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो तीनों ही जो है इसमें शामिल हैं। यहाँ से हम कौन सा चुन लेंगे? डी वाला। ठीक, बाकियों के नाम जरा कमेंट करके कोई बताएगा क्या? बुद्धिज्म जो है उसके संबंध में आप स्तूपों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्तूप का अर्थ क्या होता है? स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, है ना, ये होता है। तो सर्वप्रथम इस शब्द का जो हमें उल्लेख मिलता है तो किस वेद में मिलता है, जो इसका वर्णन है। ठीक है, तो ये मिलता है सबसे जो पुराना हमारा वेद है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किन अर्थशास्त्रियों ने बॉम्बे योजना का मसौदा तैयार करने में मदद की थी? यानी कि जो है कह लीजिए उसको फॉर्मेशन में उनकी जो है कोई ना कोई इनका रोल रहा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में जैसे यहाँ बॉम्बे प्लान आता है 1944 के दौरान। ठीक, तो जिसमें जॉन मथाई, अर्धशीर दलाल, एडी श्रॉफ, पीएस लोकनाथ, ठीक है, ये सारे के सारे जो कह लीजिए एक ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स थे, तो जिन्होंने ये बॉम्बे प्लान एक प्रपोजल तैयार किया इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। सभी लोग इसमें से सम्मिलित थे इसका मसौदा तैयार करने में। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक संसाधन है? ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्स। तो आपको इसके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स की परिभाषा जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए धूप, जल और हवा, ठीक है, ये सब क्या है? ये हमारे आर्थिक जो संसाधन नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये संसाधन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, धूप भी बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल है, पानी भी ऑलमोस्ट है ही है, हवा है हर तरफ है, तभी आप सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं होते हैं, यानी कि आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं। आर्थिक संसाधन वे होते हैं कि जो दुर्लभ हों। ठीक है, तो जैसे आर्थिक संसाधन के उदाहरण क्या है? भूमि यानी कि लैंड। ठीक, इसके अलावा जो लेबर होता है यानी कि श्रम करने वाला, है ना, कैपिटल यानी कि पूंजी। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन जो है हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो इसलिए इनको इकोनॉमिक रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो है अवेलेबिलिटी के मामले में बहुत लिमिटेड है। ठीक है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अगर किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी होती है, ठीक है, तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत या इससे अधिक हो तो वह कृषक अर्थव्यवस्था कही जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर जाहिर सी बात है कौन सा उसमें क्षेत्र सम्मिलित होता है? जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है मोस्टली ये सम्मिलित होती हैं। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही कही जाएगी वैसी इकोनॉमी जहाँ पे 50% से ज़्यादा जो है लोग इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये कमेंट करिए कि क्या भारत जो है एक एग्रेरियन इकोनॉमी है या नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन से राज्य सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? ठीक है, तो एक्सटेंशन देखेंगे अगर हम सतपुड़ा रेंजेस का, तो ये गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा से संबंधित नहीं है। तो 1, 2, 3 वाला ऑप्शन चुनेंगे हम। मैप में इसको एक बार देख लीजिएगा जरूर। राज्य तथा संबंधित उच्चतम शिखर के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे स्टेट्स लिखे हुए हैं उसमें जो भी माउंटेन के संबंध में हाईएस्ट पीक है उसके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो गलत वाला हमको देखना है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। नागालैंड का लिखा है फोंगपुई। ठीक है, तो ये गलत है। फोंगपुई जो है ये सबसे हाईएस्ट पीक है मिजोरम का। ठीक है, नागालैंड का अगर हम देखते हैं तो ये सारामती करके है, वो यहाँ का हाईएस्ट है। यहाँ पे कुछ हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, माउंटेन पीक्स है सॉरी, तो उसमें सबसे कम ऊंचाई किसकी हमको ये बताना है। ठीक है, तो जैसे नंदा देवी जो यहाँ पे इंडिया में है, तो इसका एलिवेशन है सबसे जो इनमें से तो हाईएस्ट ये 7817 है। ठीक है, मीटर्स। ठीक, कामेट जो है नेपाल में, अब ये सॉरी इंडिया ही है ये, इसका जो है लगभग ये है 7755 मीटर्स के आसपास। ठीक, नामचा बरुआ ये है आपका 77 से, ये भी जो है ये 50-55 के आसपास ये भी है, इसको कंफर्म कर लेंगे आप एक बार। और गुरला मंदाता जो कि नेपाल के रीजन में है 7728 है। ठीक है, 28 मीटर्स के आसपास, तो ये सबसे कम यही वाला होगा। पहाड़ी दर्रों के बारे में भी आप पढ़ते हैं, तो उसी क्रम में मंगशाधुरा दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये है तो उत्तराखंड में। ठीक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। उत्तराखंड का जो ये है ना पिथौरागढ़ वाला जिला है ना, वहां पे इसकी स्थिति है। निम्नलिखित में से सबसे उत्तरी दर्रा यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पास इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो जिला दर्रा जो है ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर की जो ये जास्कर रेंजेस है ना, उसमें स्थित है। मैप में इनको एक बार लोकेट करेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा आपको। इनमें देखिए कि हिस्पर ग्लेशियर की अवस्थिति कहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो है हिमालय के संदर्भ में जितने भी ये प्रमुख हमारे ग्लेशियर्स हैं, तो उसी में से एक है हिस्पर ग्लेशियर। ये जो पीओके वाला रीजन है ना जम्मू कश्मीर के उधर रेंज में जो आप देखते हैं, तो ऊपर में मीरपुर मुजफ्फराबाद है, नीचे है गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, तो इस रेंज में देखेंगे यहाँ पे इसकी स्थिति है। निम्न में से किस प्रकार का पठार जो है यानी कि प्लेट्यू बहिर्जात बलों यानी कि एक्सोजेनस फोर्सेस के द्वारा उत्पन्न होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना ये है कि एक्सोजेनस फोर्सेस में क्या क्या सम्मिलित होते हैं जिसके द्वारा यहाँ पे जो ग्लेशियल यानी कि हिमानी पठार है इनका निर्माण होता है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम कि चोंग कुमदान ग्लेशियर जो है ये निम्न में से किस जो हिमालयन रेंज है इसके निचले ढलान पर यानी कि जो लोअर स्लोप्स हैं उस पर स्थित है। ठीक है, तो ये स्थित है जो है काराकोरम रेंज के ढलान पे। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इसी जो है चांद कुमदान जो ग्लेशियर है, तो इससे जो अशोक नदी आप देखते हैं ना मैप में, ठीक है, लद्दाख के रीजन में, तो उसके लिए जो वाटर का सोर्स है वो इसी ग्लेशियर से आता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कोशिश करिएगा उनको कमेंट करने की। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।